नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल कुछ समय बाद चुनावों का गवाह बनने वाला है। वहां कहां कभी किसी ने सोचा होगा कि वाम दलों से सरकार तृणमूल कांग्रेस पर जाएगी, तृणमूल कांग्रेस 10 साल राज करेगी। उसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत स्थिति में आ जाएगी कि उसको मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर देखा जाएगा। बहरहाल ये सब हुआ है और इसके पीछे छिपी है बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत के साथ साथ शीर्ष नेतृत्व की रणनीति। जिस तरीके से उन लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव किया उससे सब हैरान हैं। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपनी रणनीति में कैसे फेरबदल किया, कैसे इस रणनीति के चलते तृणमूल कांग्रेस को मुश्किलें आई, हमारी इस वीडियो में हम आपको यही सब बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आगामी बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ओर से पूरी ताकत झोंक दी है। लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन और उसके पहले पंचायत चुनावों में जिस तरीके से बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस को कड़ी चुनौती दी, उससे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उसकी उम्मीदों को ठोस आधार मिला है। ये भाजपा की रणनीतियों से बढ़े दबाव का ही असर है कि कृषक सुरक्षा अभियान आरंभ होते ही ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी और कह दिया कि वो किसान सम्मान निधि योजना लागू करने के हक में है। ये भाजपा की ही मजबूत स्थिति का असर है कि जय श्री राम के नारे से मंच छोड़ देने वाली ममता सरस्वती का जाप कर रही हैं। भाजपा के अभियान के चलते ममता बनर्जी को अपना रवैया बदलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वैसे इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ममता अभी भी एक मजबूत प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन हाल फिलहाल में उनके व्यवहार और नीतियों से पार्टी के अंदर और समर्थकों के बीच भारी असंतोष राजधानी कोलकाता से लेकर पूरे प्रदेश में दिख रहा है। इसका लाभ उठाने की स्थिति में सीधे सीधे भाजपा है। यही स्थिति एक समय ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस की थी, जिसने वाम मोर्चा के खिलाफ आक्रामक राजनीतिक अभियान चला रखा था। माकपा के नेतृत्व वाले वाम दलों को इसका अनुमान भी नहीं था कि उनका लाल दुर्ग कभी ढह जाएगा। ममता बनर्जी की राजनीति ने उसे ढहा दिया और ऐसा ढहाया कि वामपंथी आज तक करहा रहे हैं। भाजपा को भी ऐसा लगता है कि वो 2021 में ममता का किला ढा सकती है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की भाजपा में प्रवेश की प्रक्रिया लगातार बढ़ रही है। पिछले कुछ ही दिनों में तृणमूल के 11 विधायकों और एक सांसद का भाजपा में प्रवेश हुआ है, जिससे बंगाल का गेम ममता दीदी के पाले से छिटकता हुआ दिख रहा है। चुनाव नजदीक आने के साथ साथ नए समीकरण भी बन रहे हैं। कांग्रेस ने वाम दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा की, तो वहीं ममता के समर्थक रहे फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी तृणमूल के विरोध में आ गए। भाजपा ने बंगाल का राजनीतिक माहौल किस कदर बदला है, इसका प्रमाण लोकसभा चुनाव में मिला, जहां भाजपा ने 18 सीटें जीत लीं, जबकि 2014 में उसे केवल 2 सीटें मिली थी। उसके बाद से ही ममता और उनके साथियों समर्थकों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींचना स्वाभाविक है। इस बीच बंगाल का लाल दुर्ग अब इतिहास का विषय हो गया है। साल 2019 में वाम मोर्चा करीब 6.5% मत तक सिमट कर रह गया। कांग्रेस भी 2019 में करीब 5.5% मत की पार्टी बनकर रह गई। साल 2019 के लोकसभा चुनावों के नतीजों का विश्लेषण करें तो भाजपा को 122 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त थी, जबकि तृणमूल को 163 और कांग्रेस को 9 पर बढ़त मिली थी। वाम दलों का हाल तो और भी बुरा था और उनको एक भी सीट पर बढ़त नहीं मिल सकी थी। साल 2016 का विधानसभा चुनाव वाम दलों और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा, लेकिन वो ममता के गढ़ को भेद नहीं सके। वाम दलों के साथ अब मूलतः वही मतदाता हैं जो उनकी विचारधारा के प्रति समर्पित हैं या उसे अच्छा मानते हैं। कांग्रेस का तो कोई कोर मतदाता है ही नहीं। प्रदेश की राजनीतिक धारा को परखने वाले जानते हैं कि इस गठबंधन को लेकर आम जनता में कोई उत्साह नहीं है। ये संभव है कि ममता बनर्जी और उनके साथियों से असंतुष्ट वैसे मतदाता जो भाजपा को बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो इस गठबंधन के साथ जा सकते हैं। बंगाल में मुस्लिम मत एक बड़ा कारक है। राज्य में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 30% के आसपास होने का अनुमान है, लेकिन इनकी बड़ी आबादी प्रदेश में समान रूप से फैली हुई नहीं है। पहाड़ी और जंगल महल क्षेत्रों में मुसलमानों की संख्या कम है। यहां भाजपा ने लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को काफी पीछे छोड़ दिया था। उत्तर, दक्षिण और मध्य बंगाल में इनकी संख्या काफी है। मुस्लिम मतों की दृष्टि से ओवैसी के प्रवेश की अनदेखी नहीं की जा सकती।
बिहार के मुस्लिम प्रभाव वाले सीमांचल में 20 सीटों पर चुनाव लड़कर अगर वो 5 सीट पर जीत हासिल कर सकते हैं और शेष सीट पर अन्य दलों का समीकरण गड़बड़ा सकते हैं तो बंगाल में ऐसा वो कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा सोचना भी गलत है। भाजपा की रणनीति के हिस्से की बात करें तो ये कई हिस्सों में बटी है। पार्टी ने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद सहित राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को पूरी ताकत से बंगाल में झोंक दिया है। बंगाल में आज भी सबसे ज्यादा मतदाता किसान परिवार से ही हैं। इसमें एक मुट्ठी चावल और कृषक सुरक्षा अभियान का महत्व आसानी से समझ में आता है। इसके साथ ही वो बंगाली महापुरुषों को लगातार स्वाभाविक तरीके से महामंडित करके लोगों की भावनाओं को स्पर्श करने की रणनीति पर काम कर रही है। जब वहां राम मंदिर की बात होती है, भाजपा नेता लव जिहाद से लेकर भाजपा शासित राज्यों में गोहत्या पर बैन संबंधी कानूनों की बात करते हैं। दूसरे राज्यों में पुराने शहरों का नाम बदले जाने की चर्चा करते हैं या पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर चीन के साथ सफल टकराव की बात करते हैं तो लोगों की जबरदस्त तालियां उन्हें बंगाल में मिलती हैं। ममता की नीतियों से वहां गैर मुस्लिमों के बड़े वर्ग में असंतोष है। उन्हें हिंदुत्व और राष्ट्रवाद भा रहा है। भाजपा स्वामी विवेकानंद से लेकर महर्षि अरविंद, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस आदि से जुड़ी तिथियों को जिस प्रभावी ढंग से प्रदेश स्तर पर मना रही है, उसके असर से कोई इनकार नहीं कर सकता। सुभाष बाबू की 125वीं जयंती पर भी मोदी सरकार ने 85 सदस्यीय समिति बनाई और व्यापक पैमाने पर इसे मनाने का कार्यक्रम फिक्स कर दिया, जिससे देश और खासकर बंगाल की जनता पर इसका गहरा असर पड़ा। हालांकि इसका लाभ बीजेपी को कितना होगा ये तो आने वाले चुनाव में ही साफ हो पाएगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी काफ़ी मजबूत स्थिति में बंगाल के भीतर दिखाई पड़ रही है।